वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हिस्ट्री का बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग आपको क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या कराने वाले एक्सप्लेन भी करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन क्या करें, आपको अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और आपको समझ सकें। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? तो याद रखना, ऑप्शन हमारा इसमें क्या क्या है, देखो। ऑप्शन हमारा पहला हेंसबर्ग, आर्लिया, बुर्बो और जारशाही। इन ये चारों ऑप्शन है, तो इसमें याद रखना। तो कौन सा वंश इसका आंसर हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर सही आंसर होगा कि हमारा बुर्बो वंश। कौन सा होगा? बुर्बो वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन है सिपाही, सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, पेशे से ये क्या थे? एक किसान थे। ठीक है, गेरवाल्डी पेशे से क्या थे? किसान थे। इसको याद रखना बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसमें कुछ पॉइंट फैक्ट्स हैं, लोग जानेंगे गैरीवाल्डी के बारे में। ये पेशे से क्या थे? तो किसान थे। गैरीवाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को नीस नामक एक स्थान पे हुआ था, जो फ्रांस का पार्ट था। किसका था ये? जब पैदा हुआ था ये किसका पार्ट था? ये फ्रांस का पार्ट था। ठीक है, गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती नामक एक सैन्य संगठन की स्थापना की थी। याद रखना कि इसका लाल कुर्ती या लाल कुर्ता लिखता है। ठीक है, और इसको रेड स्कर्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में। इसकी मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी को हुआ था। याद रखना, गैरीबाल्डी को इटली का जननायक भी कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली का कहा जाता है बच्चे, जननायक भी कहा जाता है। इसको याद रखना। ठीक है, अगला है, मैटरनिक कौन था? याद रखना, मैटरनिक कौन था? अपना अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो याद रखना, मैटरनिक जो था बच्चे, वो क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था बच्चा? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, देखते हैं। किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसने कहा था? ऑप्शन पहला बच्चा मैटरनिक, दूसरा क्या है? बिस्मार्क, तीसरा क्या है? मैजनी, चौथा है गैरीबाल्डी। बच्चा बताओ इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? याद रखना, मैटरनिक जो थे, इनके द्वारा ही ये बात कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? ये मैटरनिक के द्वारा ये कहा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मैटरनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखना, पहला ऑप्शन है डेनमार्क की संधि के द्वारा, गेस्टिन की संधि के द्वारा, प्राग की संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। तो ऑप्शन ये हमारा चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। इसको याद रखना। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बच्चे? इसको याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला हम लोग को देखते हैं इसमें क्या लिखा है बात को, वही बात को हम यहाँ पॉइंट करके बताए हैं। तो अगला पॉइंट हमारा इसमें क्या है, देखो। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी, जो आपको हम बताए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो कितने युद्ध किए थे? याद रखना बच्चा, इसमें युद्ध लड़े थे वो लगभग 3 युद्ध लड़े थे उन्होंने। कितने लड़े थे बिस्मार्क ने? 3 युद्ध लड़े थे। इसको याद रखना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखना, ये थोड़ा देखो दो वाला क्वेश्चन था, याद रखना। तो इसमें
किताब में कहीं पे देता है 1815 ईस्वी देता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे 1810 देता है। अगर गूगल करोगे तो तुमको देगा 1810 ईस्वी में देगा देगा कहीं पे, याद रखना। और किताब में देखो कहीं पे दिया है क्या, हमारा 1815 ईस्वी में दिया है, ठीक है। तो ये देखना होगा कि ये क्या ऑप्शंस देता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे कि 1810 ईस्वी में होगी, याद रखना 1800, इससे क्या हो जाएगा 1810 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। तो इटली, देखो ये जो इसमें लिखा हुआ है, इटली की स्थापना 1810, देखो इसकी स्थापना, कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में इटली में हुआ था। यह क्या था, गुप्तचर संगठन था, ठीक है, याद रखना क्या था, ये पूछता है ये कार्बोनरी कैसा संगठन था, गुप्तचर संगठन था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी। रक्त और लोह की नीति जो कौन अपनाया था, पहला ऑप्शन बिस्मार्क, दूसरा फेडरिक विलियम चतुर्थ, तीसरा आंसर है विलियम प्रथम, उसके बाद कौन है, गैरिबाल्डी, है ना। तो इसको याद रखना बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला हम लोग इसी बात को मैं यहाँ लिखा है, पॉइंट करके लिखे हैं, बिस्मार्क ने लोह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था, इसको याद रखना, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ बातें देख लो, क्या है, इसका जन्म, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। बिस्मार्क को लोह रक्त का पुरुष कहा जाता है ना। यह जर्मनी का प्रथम, तो ये जो था इसमें याद रखना एक बात, इसमें थोड़ा सा एरर हुआ है, ये यहाँ का इसको ठीक कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ओहो, याद रखना ये कुलपति कुलपति नहीं था, ये क्या था बता रहे हैं, ये यहाँ का क्या था, चांसलर था, याद रखना कौन था, यहाँ का कौन था ये, चांसलर था, याद रखना, ठीक है। इसको पहला यहाँ का चांसलर बनाया गया था, इसको याद रखना, ठीक है। और बाकी जर्मनी के ये प्रथम चांसलर बना था, कौन बना था, बिस्मार्क बना था, इसको याद रखना। और आगे क्या है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कौन किया था, जियोबर्टी, काबो, मैडजनी और गैरिबाल्डी, किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसको याद रखना बच्चे, मैजनी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कौन किया था, मैजनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मैजनी से रिलेटेड कुछ बातें देख लो। मैजनी का जन्म जो हुआ था, कहा था 22 जून 1805 ईस्वी को जेनेवा, एक जगह है जो इटली के, वहां पे उनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1831 में यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की थी, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, याद रखना 10 मार्च 1872 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा बच्चे क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन पहला है क्या है, आप हम लोग ऑप्शन पहला है 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा क्या, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट से रिलेटेड एक बार हम बात कर चुके हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 में हुई थी। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी, और 1871 में ही क्या था, जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुआ था, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1889 में फ्रांस की क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो ट्यूडर, स्टुअर्ट, बोर्बो, रोमनो, इनमें से किस राजवंश का शासन वहां था, इसको याद रखना है बच्चा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो याद रखना है इसका आंसर होगा बोर्बो वंश का वहां पे शासन था, ठीक है, इसको याद रखना। तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर हमला किया गया था, और हमला के कारण इस क्रांति क्या हो गई, शुरुआत हुई थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में भाई बच्चे याद रखना कि इसमें दिया गया था, एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, जिसमें हम लोग को भारतीय संविधान में भी यहाँ से ये इसको लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा क्या है, इटली तथा जर्मनी
वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना क्या बोले क्वेश्चन। अब इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? याद रखना यूरोप के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही, इनमें से किस वंश का स्थापना किया गया था? याद रखना बुर्बो वंश की स्थापना तुम्हारा हुई थी, इसको याद रखना वियना कांग्रेस के बाद। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया था? पहला ऑप्शन है मैटरनिक, बिस्मार्क, चार्ल्स दसम और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनिक। कौन किया था? मैटरनिक ने किया था, इसको याद रखना। मैं उसका मैटरनिक का जो जन्म हुआ था कब हुआ? 15 मई कब हुआ था इसका? 15 मई 1773 ईस्वी को हुआ था। ये जो थे ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे, इसको याद रखना। वियना सम्मेलन जो हुआ था बच्चा, ये याद रखना, वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में समय हुआ था। ठीक है, इसी के समय हुआ था। और 1848 की क्रांति के बाद ये पद छोड़ करके आ गया, भाग गया, इसको भागना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वियना सम्मेलन निम्नलिखित में से निम्न में किसने भाग लिया था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। इसको याद रखना बच्चा कि इसमें सारे देश भाग लिए थे, चारों देश भाग लिए थे। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने चारों को क्या करा था? भाग लिया था। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें बातें हैं। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1800 सितंबर 1814 से लेकर के जून 1815 तक चला था। इस समय ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट वन मैटरनिक, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, मैटरनिक के नाम से जानते हैं। क्लेमेंट वन मैटरनिक, या बोलो सिर्फ मैटरनिक थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे उसमें? मैटरनिक थे। और इस समय रूस का प्रतिनिधि कौन किया था? जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम किया था। और प्रशा का इस समय प्रतिनिधि कौन किया था? फ्रेडरिक विलियम तृतीय के द्वारा किया गया था। और ब्रिटेन का इस समय प्रतिनिधि कौन किया था? लॉर्ड कैसलरे किया था। ठीक है, और ये 1815 से लेकर 1848 तक के काल है ना, इसको क्या कहेंगे? इसको ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ये काल क्या कहलाता है? इसको काल, काल को मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? काल बोलेंगे हम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है। देखो बच्चा, इसमें क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा था? यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा था? 16वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। इसका आंसर सही क्या होगा बच्चा? 18वीं सदी में। क्या उसका आंसर हो जाएगा? 18वीं सदी में उभरा था, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे बच्चे इसमें देखना या कौन सा क्या है, कह रहा है क्या उदारवाद शब्द को परिभाषित किया गया है? किस शब्द में किया गया है? तो याद रखना उदारवाद शब्द को किस शब्द से किया गया है? इसका ऑप्शन पहला क्या है? लैटिन, फ्रेंच, अरबी और इतावली। इसका याद रखना किससे लिया गया? लैटिन शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रांस की क्रांति से है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1786 में, 1787 में, 1788 में, 1789 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा? याद रखना 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था। बास्तिल यानी इसके जो क्रांति क्या कहेंगे इसको, ये जो था इसमें ये जो क्रांति की शुरुआत कहाँ से देखें? बास्तिल में हमला हुआ 1789 में। देन इसके बाद क्या हुआ था? इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। मानवाधिकार की घोषणा पत्र कब हुआ? 1789 में घोषित किया गया था। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में किया गया था। और याद रखना, और कौन क्या याद रखने वाली बात है, याद रखना कि इसमें इस क्रांति राजशाही को समाप्त कर गणराज्य की घोषणा की गई थी 1792 ईस्वी में। इस क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? नागरिकता क्या था इसमें? देखो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें देखो क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? 1813 में, 1814 में, 1815 में, 1816 में। याद रखना बच्चे, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की क्या हुई थी? हार हुई थी। नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुआ था, और नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, और कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप में हुआ था। इसकी मृत्यु 5 मई कब हुई थी? 5 इसकी मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पे हुआ था। इसका नाम, पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम है? कार्लो बोनापार्ट। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे आपको पसंद, क्लास पसंद आए होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो, और बाकी थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।